ठोस अवस्था का टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में। और अपना जो फर्स्ट टॉपिक है वो अपना टॉपिक है एक्स किरणों का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज। एक्स किरणों का विवर्तन, डिफ्रेक्शन ऑफ एक्स रेज। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद में अपन उसको समझेंगे। फिर उसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है वो मैं आप लोगों को नोट डाउन करवा दूँगा। डायग्राम अपने पास कुछ इस प्रकार से है। ये अपने पास एक्सरे स्रोत है। ये अपने पास कोलिमेटर है। यहां से जब एक्सरे निकलती है तो वो कोलिमेटर से होती हुई ये अपने पास वस्तु का पुंज है। ये अपने पास फोटोग्राफिक प्लेट है। ये अपने पास एक डायग्राम अपन ने बनाया है। इसमें अपन ने एक्सरे ट्यूब ली है, जो प्रकाश एक्सरे स्रोत है अपने पास। यह एक्सरे किरणें कोलिमेटर से होती हुई वस्तु के पुंज से टकराती है, जिसके साथ अपने को इसका इंटरेक्शन करना है, उससे ही टकराती है। तो कुछ किरणें क्या होती है, आगे फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई है, तो कुछ किरणें क्या होती है, यहाँ से वस्तु के पुंज से टकराकर विवर्तित हो जाती है, डिफ्रेक्शन को शो करती है। विवर्तित होने के पश्चात कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो इससे टकरा के विवर्तित नहीं हो पाती है, तो वो किरणें यहाँ पे अपने को ब्लैक स्पॉट के रूप में यहाँ पे अपने को प्रारूप देती है। ठीक है, तो ये काले धब्बों के रूप में प्रारूप है। ये किसका है? अविवर्तित किरणों का। किसका है? अविवर्तित किरणों का। काले धब्बों के रूप में अपने को क्या देती है? किरणें यहाँ पे प्रारूप दे देती है, जबकि कुछ किरणें क्या हो जाती है? विवर्तित हो जाती है। इसे ही बोला जाता है एक्स किरणों का विवर्तन। ये नॉर्मल सा डायग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक अपने पास एक्सरे ट्यूब सोर्स होता है, उसको अपन एक्सरे रेज को, एक्सरे किरण को अपन कोलिमेटर से पास आउट करते हैं। कोलिमेटर से पास आउट करने के बाद वस्तु का पुंज होता है अपने पास, और वो वस्तु का पुंज इन किरणों को, एक्स किरणों को विवर्तित करता है। तो कुछ किरणें तो ऐसी होती है जो विवर्तित हो जाती है, और कुछ किरणें ऐसी होती है जो विवर्तित नहीं हो पाती है। तो वो किरणें अपने को काले धब्बों के रूप में फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रारूप देती है। इसे एक्स किरणों का
विवर्तन कहा जाता है। डायग्राम नोट कीजिए, फिर इसकी थ्योरी लिखवाएंगे अपन। चलो इसका नीचे थ्योरी लिखना स्टार्ट कीजिए। जब x किरणों का पुंज किसी वस्तु पर डाला जाता है तो उस वस्तु के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है। एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है। इसे एक्स किरणों का विवर्तन कहा जाता है। इसे एक्स किरणों का विवर्तन कहा जाता है। जब वस्तु की जगह वस्तु का समूह उपस्थित हो तो एक्स किरणों का विवर्तन अधिक मात्रा में होता है। एक्स किरणों का विवर्तन अधिक मात्रा में होता है। यदि यहाँ पे इस वस्तु की जगह वस्तु का समूह है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने पास हो, तो जब एक्सरे टकराएंगी तो विवर्तन क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। अब जो अपने पास ये एक्सरे है, अपन इसको एक तरंग की तरह मान रहे हैं कि ये एक वेव की तरह व्यवहार करती है, और वेव का अभिलाक्षणिक गुण क्या होता है कि जब वो विवर्तित होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो विवर्तन की घटना में हमें दो प्रकार के रिजल्ट देती है। एक देती है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा देती है अपने को विनाशी व्यतिकरण, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो लिखना स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना स्टार्ट कीजिए। इन विवर्तित एक्स किरणों को एक तरंग की तरह मान लिया जाता है। एक तरंग की तरह मान लिया जाता है तथा तरंग के अभिलाक्षणिक गुण के अनुसार ये एक्स किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होकर दो परिघटनाओं का निर्माण करती है। नीचे हेडिंग लगा के फर्स्ट लिखना संपोषी व्यतिकरण और दूसरा लिखना विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, दो परिघटनाओं का निर्माण हो गया। संपोषी व्यतिकरण का हो गया और विनाशी व्यतिकरण का। अब संपोषी व्यतिकरण का निर्माण कब होगा?
और विनाशी व्यतिकरण का निर्माण अपने पास कब होगा? जब ये विवर्तित एक्स किरणें हैं आपस में एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती है, जुड़कर चलती है, तब अपने पास आएगा समपोषी व्यतिकरण। और इसी समपोषी व्यतिकरण के कारण अपने पास एक्स किरणों का क्या होता है? विवर्तन होता है। विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जब ये एक्स किरणें आपस में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं होंगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, इनके बीच में माइनस का साइन आएगा, तब अपने पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण होगा। और इस विनाशी व्यतिकरण के कारण ये किरणें हैं वो विवर्तित नहीं होगी, और विवर्तित नहीं होगी तो अपने को फोटोग्राफिक प्लेट पर क्या देगी? काले धब्बों के रूप में अपने को प्रारूप देती है, ब्लैक स्पॉट के रूप में अपने को प्रारूप देती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन से लिखना स्टार्ट करो। नेक्स्ट लाइन से लिखना, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना, समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना तरंग संचरण की दिशा पर निर्भर करती है। तरंग संचरण की दिशा पर निर्भर करती है, अर्थात जब एक्स किरणें एक ही दिशा में गमन करती है, जब एक्स किरणें एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो ये एक्स किरणें विवर्तित हो जाती हैं। तो ये एक्स किरणें विवर्तित हो जाती है तथा एक्स किरणों का विवर्तन समपोषी व्यतिकरण के कारण संभव होता है। एक्स किरणों का विवर्तन समपोषी व्यतिकरण के द्वारा संभव होता है। अतः हम कह सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण के कारण एक्स किरणों का विवर्तन होता है। एक्स किरणों का विवर्तन होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। इसके विपरीत यदि एक्स किरणों के संचरण की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किरणें विनाशी व्यतिकरण का निर्माण करती है। तथा विनाशी व्यतिकरण के कारण एक्स किरणों का विवर्तन
पाता है, एक्स किरणों का विवर्तन संभव नहीं हो पाता है तथा ये अविवर्तित एक्स किरणें तथा ये अविवर्तित एक्स किरणें विनाशी व्यतिकरण के कारण फोटोग्राफिक प्लेट पर काले धब्बों के रूप में प्रारूप का निर्माण करती है। काले धब्बों के रूप में प्रारूप का निर्माण करती है। अतः संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना के आधार पर संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना के आधार पर एक्स किरणों के विवर्तन को समझाया जा सकता है। ठीक है, जो विवर्तित किरणें हैं वो किसके कारण हो रही है? संपोषी व्यतिकरण के कारण। और जो ये अविवर्तित किरणें हैं ये किसके कारण हो रही है? विनाशी व्यतिकरण के कारण। क्लियर है सबको यहां तक? चलो पैराग्राफ चेंज करके लिखना। एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा हम कणों के मध्य की दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। हम कणों के मध्य दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। लाउए के अनुसार, साइंटिस्ट का नाम है लाउए, इसको लाउए विधि भी बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख देना एक्स किरण विवर्तन को लाउए विधि। एग्जाम में क्वेश्चन कोई से भी तरीके से आए यही लिखना है। या तो एक्स किरणों का विवर्तन पूछेगा या पूछेगा एक्सप्लेन लाउए मेथड, लाउए विधि को समझाइए, तो यही लिखना है। लाउए के अनुसार एक त्रिविमीय क्रिस्टल को वस्तु की तरह माना जाता है। एक त्रिविमीय क्रिस्टल को वस्तु की तरह माना जाता है जिससे एक्स किरणों का विवर्तन संभव होता है, जिससे एक्स किरणों का विवर्तन संभव होता है क्योंकि लाउए के अनुसार एक त्रिविमीय क्रिस्टल में
जालक तल उपस्थित होते हैं, जालक तल उपस्थित होते हैं तथा इन जालक तलों में तथा इन जालक तलों में कणों की नियमित व्यवस्था होती है, कणों की नियमित व्यवस्था होती है तथा ये कणों की नियमित व्यवस्था होती है तथा ये कण एक्स किरणों का विवर्तन करते हैं, एक्स किरणों का विवर्तन करते हैं तथा एक्स किरणों के विवर्तन में तथा एक्स किरणों के विवर्तन में संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना का संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की घटना का निर्माण होता है, निर्माण होता है पूर्ण विराम। संपोषी व्यतिकरण के कारण संपोषी व्यतिकरण के कारण एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है, संपोषी व्यतिकरण के कारण एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण के कारण एक्स किरणों का विवर्तन नहीं हो पाता है, एक्स किरणों का विवर्तन नहीं हो पाता है तथा ये एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर तथा ये एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर काले धब्बों के रूप में प्रारूप का निर्माण करती है, प्रारूप का निर्माण करती है। इसे लाउवे विधि या एक्स किरणों का विवर्तन कहा जाता है, इसे लाउवे विधि या एक्स किरणों का विवर्तन कहा जाता है तथा फोटोग्राफिक प्लेट पर बनने वाले प्रारूप को विवर्तन प्रारूप कहा जाता है, विवर्तन प्रारूप कहा जाता है। तो जो एक्स किरणों का अपने पास
विवर्तन था या लाउवे मेथड था वो हो चुका है अपने पास कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं सॉलिड स्टेट के अंदर एंड our नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेग समीकरण। ब्रेग इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए ब्रेग समीकरण, ब्रेग इक्वेशन। इसमें लिखो जालक तल में उपस्थित, लिखना स्टार्ट कीजिए, जालक तल में उपस्थित दो अवयवी कणों के मध्य, जालक तल में उपस्थित दो अवयवी कणों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए ब्रेग समीकरण का उपयोग किया जाता है। जालक तल में उपस्थित दो अवयवी कणों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए ब्रेग समीकरण का उपयोग किया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अभी अपन ने एक्स किरणों का विवर्तन पढ़ा था तो उसमें अपन ने क्या माना था, एक त्रिविमीय क्रिस्टल को ऑब्जेक्ट के रूप में अपन ने माना था। तो लिखिए ब्रेग के अनुसार ब्रेग के अनुसार एक त्रिविमीय क्रिस्टल को, एक त्रिविमीय क्रिस्टल को वस्तु के रूप में माना जाता है। एक त्रिविमीय क्रिस्टल को वस्तु के रूप में माना जाता है जिसमें जालक तल उपस्थित होता है, जिसमें जालक तल उपस्थित होता है तथा इन जालक तलों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अवयवी कण उपस्थित होते हैं। अतः जब एक्स किरणें, अतः जब एक्स किरणें इन अवयवी कणों से टकराती हैं, ये जब एक्स किरणें अवयवी कणों से टकराती हैं तो एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है। तो एक्स किरणों का विवर्तन हो जाता है तथा इस परिघटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है तथा इस परिघटना को संपोषी व्यतिकरण कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। ब्रेग के अनुसार
अनुसार दो अवयवी कणों के मध्य ब्रेग के अनुसार दो अवयवी कणों के मध्य पथांतर दो अवयवी कणों के मध्य पथांतर लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होता है। लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज होता है अर्थात पथांतर बराबर n लैम्ब्डा, where n is equals to 1 2 3 4 up to n। n पथांतर क्या है? लैम्ब्डा का पूर्ण गुणज है, जहां पे n का मान कितना है? 1 2 3 4। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, ब्रेग के अनुसार पथांतर का मान निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ये वाला डायग्राम बनाओ, फिर अपन इसको समझाते हैं। बनाओ इसको यहां तक। देखो अपने पास ये डायग्राम है, ठीक है। इसमें दो अपने एक त्रिविमीय क्रिस्टल को क्या माना है? सॉरी एक त्रिविमीय क्रिस्टल को क्या माना है? अपन ने ऑब्जेक्ट माने, तो ऑब्जेक्ट के अंदर a डैश b और b डैश अपने पास क्या है? जालक तल है, लेटिस प्लेन उपस्थित है। और इन लेटिस प्लेन के ऊपर ये डॉट के रूप में क्या है? अवयवी कण अपने पास उपस्थित है, ठीक है। जब x किरणें, ये क्या अपने पास x किरण, ठीक है। जब ये x किरणें इन अवयवी कणों से टकराती है तो ये क्या हो जाती है? विवर्तित हो जाती है। और विवर्तन की इस घटना को अपन किसके कारण बताते हैं? संपोषी व्यतिकरण के कारण बताते हैं। माना दो चालक तलों के मध्य दूरी क्या है? स्मॉल d है। क्या है अपने पास? स्मॉल d है, ठीक है। और ये एंगल क्या बना रहा है? जब किरणें विवर्तित हो रही है तो थीटा एंगल अपने पास यहाँ पे बन रहा है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा, एकांतर कोण के अनुसार। अपन ने इस पर एक लंब डाला है और इधर भी एक लंब डाला है। इस पॉइंट को नाम दिए E और F। तो अपने पास ब्रेग समीकरण के अनुसार ब्रेग
समीकरण के अनुसार अपने पास क्या आता है, पथांतर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। समीकरण नंबर 1, पथांतर क्या होता है, एन लैम्डा का अपने पास पूर्ण गुणज होता है। अब अपने को पथांतर का मान निकालना है, कहने का मतलब क्या है, डी का मान निकालना है कि दोनों पथों के बीच में अंतर कितना है। तो देखना कैसे निकालेंगे, अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल ई एम क्यू, और एक बन रहा है अपने पास ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल एफ एम क्यू। तो ट्राइंगल ई एम क्यू तथा ट्राइंगल एफ एम क्यू से साइन थीटा क्या होता है, सॉरी पथांतर है कितना इन दोनों के बीच में, ई क्यू प्लस क्यू एफ है क्या अपने पास। पहले अपन पथांतर देख लेते हैं कि है कितना अपने पास। पथांतर किसके बराबर है, ई क्यू प्लस क्यू एफ के बराबर है क्या, ये वाला भाई, ये यहां से विवर्तित हो रही है तो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये वाली और ये वाली, इसका मतलब ई क्यू प्लस क्यू एफ। ठीक है, ई क्यू और क्यू एफ का मान निकालेंगे तो अब अपने पास दो ट्राइंगल काम आएंगे, ट्राइंगल ई एम क्यू तथा ट्राइंगल एफ एम क्यू से साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे करण। लंब कितना है इसका, लंब कितना आएगा, ई क्यू अपॉन में करण कितना आएगा इसका, एम क्यू। ठीक है, ये तो हो गया त्रिभुज ई एम क्यू से, इसका लंब कितना आएगा अपने पास, ई क्यू ये वाला, और इसका करण कितना आएगा, एम क्यू। ऐसे ही अपन एफ एम क्यू में लगाएंगे साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा का मान कितना आएगा, क्यू एफ अपॉन में क्यू एफ क्या हो गया इसके लिए, लंब हो गया ये वाला, और करण कितना हो गया, एम क्यू। इसका मतलब ई क्यू और क्यू एफ की वैल्यू अपन यहां से निकाल सकते हैं, ई क्यू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एम क्यू साइन थीटा, और यहां से क्यू एफ इज इक्वल्स टू कितना आएगा, एम क्यू साइन थीटा। दोनों यही आएंगे अपने पास, ई क्यू इज इक्वल्स टू एम क्यू साइन थीटा और क्यू एफ इज इक्वल्स टू एम क्यू साइन थीटा। इन दोनों को कंबाइंड इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 3। ई क्यू और क्यू एफ का मान आ गया, पथांतर में रख देते हैं अपन, क्या आएगा, पथांतर बराबर ऐसे लिख दो पहले, समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकते हैं अपन, पथांतर बराबर ई क्यू की वैल्यू कितनी है, एम क्यू साइन थीटा प्लस इसकी भी कितनी है, एम क्यू साइन थीटा। ठीक है, एम क्यू क्या आ जाएगा, कॉमन, या फिर ऐसे लिख दो इसको डायरेक्ट, एम क्यू की वैल्यू कितनी है अपने पास, डी है ना, एम क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी, ये रही अपने पास, ये रहा एम, ये रहा क्यू, स्मॉल डी वैल्यू है, तो कितना आएगा, पथांतर बराबर डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा। मैं इसको इधर लिख रहा हूं, तो पथांतर कितना हो जाएगा अपने पास, 2d साइन थीटा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। पथांतर का मान कितना आ गया, 2d साइन थीटा। ठीक है, चलो यहां तक नोट करो जल्दी से।
पथांतर का मान आ गया अपने पास 2d sin थीटा। इस डायग्राम को मैं रफ कर रहा हूं। समीकरण 4 आ गई अपने पास, इसको चलो ऊपर लिख देते हैं पहले। पथांतर कितना है अपने पास 2d sin थीटा, इक्वेशन नंबर 4। पथांतर आ गया, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख दें तो समीकरण 1 व 4 से अपन क्या लिख सकते हैं, पथांतर की वैल्यू 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या आएगा n लेम्डा, और d की पथांतर की वैल्यू चाहिए तो कितना आएगा n लेम्डा अपॉन में 2 sin थीटा। ये आएगा क्या n लेम्डा अपॉन में 2 sin थीटा। ये आ गया अपने पास दो कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य की दूरी ब्रेग समीकरण के अनुसार। d इज इक्वल्स टू n लेम्डा sin 2 sin थीटा। ठीक है, अब एक स्पेशल केस पढ़ते हैं अपन। जब थीटा का मान 90 डिग्री हो और n का मान क्या हो 1 हो, पूर्ण गुणज है ना, तो n का मान अपन ने क्या मान लिया 1 मान लिया। थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री हो, तो जो लेम्डा है वो किसके बराबर हो जाएगा, लेम्डा मिनिमम, लेम्डा निम्नतम के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो रखो इसमें d तो जो d है अपने पास वो किसके इक्वल हो जाएगा, d मिनिमम के इक्वल अपने पास हो जाएगा d निम्नतम। तो d इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, d मिनिमम n की वैल्यू 1 है इनटू लेम्डा अपॉन में 2, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और अपने पास sin 90 की वैल्यू कितनी आती है 1। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, d मिनिमम इज इक्वल्स टू लेम्डा अपॉन 2 इंटू 1। तो d मिनिमम कितना आएगा अपने पास, d मिनिमम आएगा अपने पास लेम्डा बाई 2। इसका मतलब दो अवयवी कणों के मध्य इतनी दूरी तो होनी ही चाहिए जिससे x किरणों का विवर्तन अपने पास हो सके। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। लेम्डा बाई 2 दूरी अपने पास दो अवयवी कणों के मध्य होनी ही चाहिए। इस प्रकार से अपन ब्रेग समीकरण को व्युत्पन्न करते हैं। d इज इक्वल्स टू क्या आता है n लेम्डा अपॉन 2 sin थीटा, और फिर अपन ने एक स्पेशल केस पढ़ा है जब थीटा का मान कितना हो 90 डिग्री, n का मान 1 हो, तो d किसके बराबर हो जाएगा, d मिनिमम के बराबर हो जाएगा, और d मिनिमम के बराबर होने के पश्चात अपन इसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए यहां तक। आज की क्लास में अपन ने दो टॉपिक लर्न किए हैं, दो टॉपिक अपन ने एक्सप्लेन किए हैं मैंने, और आप लोगों को आशा करता हूं कि समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। पहला टॉपिक था अपना एक्स किरणों का विवर्तन या फिर लाउवे विधि, और जो अपना नेक्स्ट टॉपिक था वो था अपना ये ब्रेग समीकरण। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। कोविड का माहौल चल रहा है तो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें, मेरी तो यही राय है, बाकी आप लोगों की इच्छा। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे। नेक्स्ट 2 या 3 क्लासेस के अंदर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।